सो हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ नीलेश कुमार। आशा करता हूँ कि आप लोग घर पे होंगे, अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। ये पावर शेयरिंग का लेक्चर सेकंड है जो कंटिन्यू किया जा रहा है। पहला लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। यदि आप नहीं देखें तो प्लीज़ जाके वहाँ देखिए। पावर शेयरिंग क्लास 10 का सिविक्स का पहला चैप्टर है। पहले लेक्चर में हम लोग इस पहले चैप्टर का दो एग्जाम्पल को देखे थे, दो एग्जाम्पल के पर्सपेक्टिव से, कि पावर शेयरिंग कैसे कैसे दो जगहों पे, जहाँ पे अलग अलग तरह के लोग थे, बोलने वाले अलग अलग भाषा के और अलग अलग धर्म को मानने वाले, कैसे उन लोगों ने पावर का शेयरिंग करके बेल्जियम ने खासकर बेहतर तरीके से अपने इस सारे जो ज़्यादा अलग अलग डाइवर्स कल्चर के लोग थे, जैसे जर्मन बोलने वाले 1% मात्र, डच बोलने वाले 59%, फ्रेंच बोलने वाले 40% के आसपास, और ठीक उसका उल्टा ब्रसल्स में था, तो उनको एकोमोडेट किया, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज जो सबसे पहला हम लोग का जो क्लास होगा, सबसे इस क्लास का सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो है वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। अब सवाल सबसे पहले उठता है, जब पावर शेयरिंग की हम बात करते हैं, पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है? तो देखिए, पावर शेयरिंग जरूरी इसलिए है, हम पिछला एग्जांपल से देख सकते हैं, खासकर श्रीलंका से, जो कि पावर शेयरिंग की नहीं वजह से वहां पे क्या हो गया, एक सिविल वार हो गया था। हाँ, तो पावर शेयरिंग क्या करता है, लोगों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट का एक जो मुद्दा होता है उसको भी कम करता है, रिड्यूस कन्फ्लिक्ट, इक्वलिटी देता है लोगों को। लोगों के अंदर, जैसे श्रीलंका में क्या हो गया था, तमिल लोगों के बीच में एक हीन भावना जनरेट हो गई थी, उन लोगों को इनसिक्योरिटी फील होती थी, क्योंकि सारा जो सिन्हाला लोग थे, सब उन्हीं के पक्ष में, सारा संविधान का नियम था, उनके लिए आरक्षण थे, है ना। तो ये सब चीज़ को कम करता है पावर शेयरिंग। तो इसमें दो रीजन को हम लोग पढ़ेंगे, जो टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, मैंने यहाँ बताया है। प्रूडेंशियल रीजन, सबसे पहला, पावर शेयरिंग इसलिए गुड है कि ये कन्फ्लिक्ट का जो पॉसिबिलिटी है उसको कम कर देता है बिटवीन सोशल ग्रुप्स, जैसा कि श्रीलंका में हुआ था। लेकिन वही सबसे अच्छा बेल्जियम ने बहुत अच्छे तरीके से किया, इस कारण से वहां पे क्या हुआ, इस तरह का कंफ्लिक्ट का पॉसिबिलिटी नहीं बना। दूसरा रीजन क्या है कि जो सिंस सोशल कंफ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस, जैसे कि श्रीलंका में हुआ, सिविल वार हो गया और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, तो पावर शेयरिंग ये क्या करता है कि टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल गवर्नमेंट या ऑर्डर। जैसा कि हम बेल्जियम के मॉडल से देख सकते हैं, उन्होंने क्या किया था कि डच डच बोलने वाले लोग, फ्रेंच बोलने वाले लोग, सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिए सेंट्रल गवर्नमेंट में। हाँ, तो इससे क्या हुआ कि एक स्टेबिलिटी बनी रही, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बना रहा, जिस कारण से लोगों के बीच में जो इनस्टेबिलिटी थी, है ना, जो अस्थिरता थी, मानसिक अस्थिरता कहिए या फिर इनसिक्योरिटी कहिए, वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। यदि हम पावर का शेयर करेंगे सबको इक्वल अमाउंट में, या कुछ आरक्षण भी देंगे, जैसे हमारे क्या है, हमारे पार्लियामेंट में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। हम यदि पंचायत लेवल गवर्नमेंट में भी देखें तो 33% आरक्षित सीट है महिलाओं के लिए। तो इससे क्या होता है कि जो महिलाएं हैं उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है पॉलिटिक्स में आने का, ठीक है। उसके बाद यदि हम मेजोरिटी रूल इंपोज करेंगे, जैसा कि हम लोग श्रीलंका में देखे थे, तो वो हमारे देश के लिए डेंजरस होगा। तो पावर शेयरिंग का सबसे पहला जो प्रूडेंशियल रीजन के अंदर जो 3 पॉइंट था वो ये था कि कॉन्फ्लिक्ट को कम करेगा, पावर शेयरिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाती है, और यदि हम मेजोरिटियन रूल जो श्रीलंका फॉलो किया था उसको फॉलो करेंगे तो देश के लिए खतरा होगा, ठीक है। दूसरा कारण क्या है कि पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी का स्पिरिट है। स्पिरिट कहने का मतलब आत्मा है, सोल। क्योंकि डेमोक्रेसी बात किस चीज का कहता है कि सबको इक्वल राइट दीजिए, इक्वलिटी की बात कहती है, सोवर्निटी की बात कहती है, फ्रेटर्निटी की बात कहती है। तो ये सब चीज कब आएगा, भाईचारा कब आएगी, प्रभुत्व कब होगा, जब लोगों को समान अधिकार कब मिलेगा, जब पावर की शेयर करेंगे तब। यदि हम सिर्फ एक ही समुदाय के लोगों को, एक ही ग्रुप के लोगों को सब कुछ दे देंगे, तो क्या होगा, लोगों के बीच में एक इनसिक्योरिटी फीलिंग आ ही जाएगी, ठीक ना। दूसरा क्या है कि पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड। पीपल के पास ऐसे डेमोक्रेसी क्या देता है, हमें यह अधिकार देता है कि हम जो सरकार को जो हम चूज किए, डेमोक्रेसी में चूंकि हम वोटिंग करते हैं, गणराज्य रिपब्लिक गवर्नमेंट है, तो उसमें ये हमारा अधिकार है कि हम सरकार से सवाल पूछ सके कि वो हमारे लिए क्या करेंगे। चुनाव के समय में नहीं करते हैं, जो नेता आते हैं हमारे पास वोट मांगने, या जो वो कैंपेनिंग करते हैं, उसके माध्यम से वो क्या बताते हैं कि हम जनता के लिए क्या पॉलिसीज लाएंगे, जनता के हित में हम क्या काम करेंगे, ये सब चीज बताते हैं। तो ये हमारे पास अधिकार होता है, इसलिए पावर शेयरिंग की जरूरत है। और एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट, लेजिटिमेट मतलब जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को कह सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट उसी को कह सकते हैं जो सिटीजन्स को पार्टिसिपेट करा के, मतलब लोगों का बात को, व्यू को जान के, और कोई भी जो नियम कानून है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसको बनाए, उसी को हम एक जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कह सकते हैं। तो ये दो रीजन है, प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन, क्यों पावर शेयरिंग जरूरी है। चूंकि देखिए, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड के एग्जाम में भी कई साल पूछा जा चुका है लगातार, और स्कूल एग्जाम के लिए तो है ही, ठीक है। चलिए आगे है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग।
पावर शेयरिंग के कितने प्रकार होते हैं। देखिए सबसे पहले समझा जाता था क्या कि पावर शेयरिंग, पावर यदि एक ही आदमी के पास रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में डिले नहीं होगा। कि मान लीजिए कि कोई चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से स्टेट गवर्नमेंट के पास पहुंचना है, तो क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई पॉलिसी पास की, फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास आएगा, स्टेट गवर्नमेंट उसके बारे में अपना विधानसभा या जो भी उसकी इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे चर्चा करेगी, फिर वो डिस्ट्रिक्ट में आएगा, फिर ब्लॉक में आएगा। तो इस तरह से क्या होगा, हमारे तक पंचायत तक यदि पहुंचना है, गाँव तक पहुंचना है तो पहुंचेगा। तो ऐसे पहला समझाता था कि पावर शेयरिंग, यदि पावर एक आदमी के पास में रहेगा तो एक आदमी अच्छे से उस काम को डिलीवर कर सकता है। ये बात सही था कुछ हद तक, लेकिन ये पूरी सही नहीं है, क्योंकि पावर जितना ज्यादा लोगों के पास रहेगा उतना ज्यादा जल्दी काम भी तो होगा। इसका एक ये भी पहलू तो है, हम सिर्फ एक ही पहलू देख के थोड़ी तो काम कर सकते हैं। तो पावर शेयरिंग का बहुत सारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी है, एडवांटेज भी है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्म्स पढ़ रहे हैं कि पावर शेयरिंग का कितने फॉर्म्स है। तो सबसे पहले मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर्स जो होते हैं कुछ इंस्टीट्यूशन के पास दिया होता है। जैसे द गवर्नमेंट इज शेयर्ड बाय द थ्री ऑर्गन्स, पावर लेजिस्लेचर के पास जो विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा है। एग्जीक्यूटिव के पास जो एग्जीक्यूट करेगा, जो नियम बनेगा उसका एग्जीक्यूशन कराएगा कोई, तो वो एग्जीक्यूटिव के पास। और तीसरा जुडिशरी, जो चेक करता है कि जो ये है, मतलब जो कानून बनाया है लेजिस्लेचर ने उसका एग्जीक्यूशन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, या जो लेजिस्लेचर भी डायरेक्ट जो कानून बनाया है वो संविधान के तहत है कि नहीं, वो कौन चेक करता है, जुडिशरी चेक करता है। तो यहाँ इस तरह के पावर शेयरिंग, और ये देखिए सब एक ही लेवल पे होता है, ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे। लेजिस्लेचर का एक अपना पावर है, ठीक, एग्जीक्यूटिव भी अपने लेवल में अपना पावरफुल है, जुडिशरी भी अपने आप में पावरफुल है। तो इस सबका लेवल एक ही होता है, इसलिए इस तरह का पावर शेयरिंग को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। ये सब एक ही लेवल पे होता है, सब एक दूसरे का पावर को क्या करता है, चेक करता है कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ईच ऑर्गन चेक अदर, दिस रिजल्ट इन द बैलेंस ऑफ द पावर शेयरिंग। तो याद रखिएगा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी किस तरह का पावर शेयरिंग है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, जिसमें वो लोग क्या करते हैं, एक ही लेवल पे है और सब एक दूसरे का पावर को चेक करते हैं। पावर चेक करने का मतलब कि देखते हैं कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे। पावर शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट गवर्नमेंट लेवल्स, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल लेवल गवर्नमेंट, जो पंचायत लेवल गवर्नमेंट या म्यूनिसिपल कमेटी का जो गवर्नमेंट होता है। तो इस तरह के पावर शेयरिंग को कहते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग। क्यों? क्योंकि इसमें ऊपर से नीचे के क्रम में, सबसे ऊपर सेंट्रल, उसके नीचे स्टेट, क्योंकि सेंट्रल पूरे देश का होता है, उसके अंदर में एक स्टेट है, और स्टेट के अंदर में बहुत सारे पंचायत और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और कमेटी हो सकते हैं, बहुत सारे नगर निगम और नगर पालिका हो सकते हैं। तो यहाँ पे थ्री टियर गवर्नमेंट होता है, इसको हम वर्टिकल पावर शेयरिंग कहते हैं। पावर क्या होता है, गवर्नमेंट में अलग अलग लेवल पे वो क्या होता है, डिवाइडेड होता है। तो इसलिए इस तरह का हम ऑर्डर को क्या कहते हैं, वर्टिकल पावर शेयरिंग। अब देखिए यहाँ पे तीन लिस्ट भी आता है वर्टिकल पावर शेयरिंग में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। को समझते हैं ध्यान से क्या होता है। यूनियन लिस्ट ऐसे, देखिए हमारे जो संविधान है उसमें तीन लिस्ट है, तीन मुद्दे, तीन तरह की चीजें होती है। एक ऐसा चीज जो पूरे देश के हित के लिए, जैसे डिफेंस, ये सुरक्षा की हम बात करें तो पूरे देश का हित के लिए, किसी एक राज्य के अंदर नहीं आता है। हाँ, उसी तरह उस तरह का जो भी चीज होगा जो पूरे देश के हित के लिए होगा, उसको हम किस लिस्ट के अंदर रखेंगे, यूनियन लिस्ट के अंदर रखेंगे। उसका नियम कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। स्टेट लिस्ट, जो स्टेट एक पर्टिकुलर राज्य के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे पुलिस राज्य के अंतर्गत आती है, राज्य का कोई संस्था, राज्य का कोई, राज्य के स्तर पे कोई नियम कानून जो राज्य के लिए इंपॉर्टेंट हो, सब किसके अंदर आएगा, स्टेट लिस्ट। इसका नियम कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। और कंकरेंट लिस्ट में ऐसा चीज आता है जो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब स्टेट लिस्ट सेंट्रल के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि वो हमारा स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे डॉरी सिस्टम, डॉरी का बैन होना चाहिए, इसका कौन करेगा काम, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर चर्चा करेंगे अपने अपने लेवल पे और फिर जाके कानून बनेगा। तो इस तरह का जो भी काम जो पूरे देश के लिए होता है, यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। जो सिर्फ एक पर्टिकुलर राज्य के लिए होता है, स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। और कंकरेंट लिस्ट के लिए, जो दोनों के लिए, मतलब स्टेट के लिए भी और राज्य के लिए भी, सॉरी, राज्य के लिए भी और कंट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट हो, उसको कंकरेंट लिस्ट के अंदर रखते हैं। तो हमारे संविधान में तीन तरह के लिस्ट है, इसको ध्यान रखिएगा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अब आता है कि पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। पावर में बहुत सारे सोशल ग्रुप्स को भी दिया जाता है। जैसे हमने बताया था कि आरक्षण दिया जाता है सोशली वीकर सेक्शन को, या वुमेन को, मतलब आरक्षण दिया गया है। हमारे पार्लियामेंट में भी आरक्षण है महिलाओं के लिए, और पंचायत लेवल में तो है 33%, वो मैंने बताया ही। तो जो हम सोशल ग्रुप्स को जो रिजर्वेशन देते हैं, वहाँ भी क्या होता है, पावर की शेयरिंग होती है। रिजर्वेशन देंगे तब ना वो भी हम सामने आके चुनाव लड़ेंगी या कुछ भी वहाँ काम करेंगी। तो इससे क्या होता है, जो डाइवर्स सोशल ग्रुप है वो, उसको भी हम अपने गवर्नमेंट में लाते हैं, एक पावर देते हैं, ताकि उनके अंदर भी एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग नहीं हो, ठीक ना।
तो हम सोशल ग्रुप्स के माध्यम से भी पावर का शेयरिंग करते हैं हमारे देश में खासकर। चौथा है जो लास्ट है, पावर शेयरिंग कैन ऑल्सो बी सीन इन वेरी पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज में भी पावर शेयरिंग होती है, बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। प्रेशर ग्रुप्स करने का मतलब एक ऐसा समूह जो सरकार पे दबाव बनाते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, देखिएगा बहुत सारे संस्था होते हैं जो पॉलिटिकली तो मतलब गवर्नमेंट बनाने के लिए एक्टिव नहीं होते, लेकिन जब सरकार कुछ गलत काम करती है तो उनके ऊपर एक दबाव बनाते हैं कि आप ऐसे नहीं कीजिए, इसको ऐसे नहीं, ये नियम ऐसा ठीक नहीं है। तो इस तरह के ग्रुप को हम लोग कहते हैं प्रेशर ग्रुप्स। और बहुत सारे मूवमेंट के माध्यम से भी सरकार के डिसीजन को बदलने का प्रयास किया जाता है। ऐसे ये एक आंदोलन चला था एक समय, अन्ना आंदोलन, आप लोगों को तो ज्यादा ध्यान में होगा नहीं, जो दिल्ली के एक मैदान से, रामलीला मैदान से स्टार्ट हुआ था। जो उनका डिमांड था लोकपाल बिल को पास कराना, जो बाद में पास भी हुआ अभी, है ना। तो इसके बारे में कभी और चर्चा कर लेंगे, लोकपाल बिल है क्या। तो कुछ मूवमेंट के माध्यम से भी पावर की शेयरिंग होती है, जो गवर्नमेंट पे दबाव बनाती है कि आप ये काम नहीं करके ऐसे कीजिए। तो देखिए पॉलिटिकल पार्टीज में पावर शेयरिंग कैसे होती है, जब भी मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ी और उसको मेजोरिटी नहीं मिला, बहुमत नहीं मिला किसी भी एक चुनाव में, तो क्या करती है, कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है। दो तीन पार्टी मिलकर गवर्नमेंट बनाएगी। तो अब गवर्नमेंट बनाएगी तो दोनों तीनों पार्टी का कुछ डिमांड होगा कि भाई मेरे लिए कुछ मंत्री का पद होना चाहिए, कुछ मेरे में से मुख्यमंत्री बनेगा या किसका मुख्यमंत्री बनेगा, इस पर चर्चा होता है। इस तरह का जो पावर की शेयरिंग होती है उसको कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में पावर का शेयरिंग। ठीक है, तो देखिए ये सबका आप नोट्स बनाते जरूर चलिएगा, पॉइंट वाइज मैं सब कुछ अलग अलग करके लिख दिया हूँ, और ऐसे पढ़ लीजिएगा तो एग्जाम के लिए भी आपका तैयारी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पावर शेयरिंग पढ़े थे उसको मैंने यहाँ टेबुलर फॉर्म में आपको अंतर के लिए लिख दिया हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहला पॉइंट जो हम लोग पढ़ा था कि पावर अलग अलग ऑर्गन्स में, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो गवर्नमेंट का ऑर्गन्स ही ना है जी, क्योंकि सब गवर्नमेंट का ही हिस्सा है। लेजिस्लेचर भी गवर्नमेंट का हिस्सा है, एग्जीक्यूटिव भी और जुडिशरी भी। ठीक है, देखिए एग्जीक्यूटिव के अंदर यदि कंफ्यूजन है कौन आता है, तो जितने भी एसडीओ, डीएम, एसडीएम वगैरह होते हैं ये सब एग्जीक्यूटिव है। क्योंकि ये सब क्या करते हैं, जो नियम बनता है वो सही से पालन हो रहा है कि नहीं पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, पर्टिकुलर ब्लॉक में या पर्टिकुलर स्टेट में, उसका ध्यान यही एग्जीक्यूटिव रखते हैं। ठीक है, जुडिशरी तो समझ रहे हैं, सारे कोर्ट वगैरह हो गए। और यहाँ पे तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में होता है, जो बताया सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। इट अलाउज द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट सेम लेवल। यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट का जो ऑर्गन है वो सेम ही लेवल पे होता है और एक दूसरे का पावर को क्या करते रहता है, चेक करते रहता है, ताकि पावर का बैलेंस बना रहे। और यहाँ पे क्या है, अलग अलग लेवल है, जैसा कि बेल्जियम में हमने देखा था, इंडिया में तो है ही, बेल्जियम में भी देखे थे ना कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, थर्ड क्या था, कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो हमारे इंडिया में लोकल गवर्नमेंट है। इस तरह के गवर्नमेंट को हम लोग कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट दो तरह की होती है, एक यूनिटरी गवर्नमेंट जिसमें एक ही हेड ऑफ द स्टेट हो, ठीक ना, और एक फेडरल गवर्नमेंट जिसमें दो या दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो। यहाँ पे जो ऑर्गन्स है हर एक के पास अनलिमिटेड पावर है। ठीक, हर एक ऑर्गन्स के पास क्या है, अनलिमिटेड पावर है, और एक दूसरे का वो पावर क्या करते रहता है, देखते भी रहता है कि वो उसका गलत इस्तेमाल नहीं करे। जुडिशरी एकदम इंडिपेंडेंट है, वो लेजिस्लेचर को भी भाई सवाल कर सकता है। जैसे अभी देखिए जो सीए बिल आया था इसको लेकर बहुत हंगामा हुआ, वो क्या है, जुडिशरी में अभी सुप्रीम कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट देख रहा है कि भाई उस संविधान के तहत है कि नहीं है भैया। हाँ, तो सब ऑर्गन के पास यहाँ पे अनलिमिटेड पावर है, कोई किसी को परेशान नहीं करता, लेकिन देखते रहता है कि कोई गलत काम नहीं करे। यहाँ पे इट इंश्योर दैट ईच गवर्नमेंट वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट ये ध्यान रखना होता है कि जो हम सरकार चलाएं वो संविधान के तहत हो। तो यहाँ पे ऑर्गन ऑफ बैलेंस ऑफ पावर होता है, और यहाँ पे वर्टिकल डिवीजन होता है, एक ऊपर होता है सबसे हाइयर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, और सबसे नीचे क्या होता है, लोकल लेवल गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है कि श्रीलंका और बेल्जियम मॉडल के बीच में क्या अंतर था, उन्होंने क्या ऐसा गलती किया श्रीलंका ने जो बेल्जियम से अलग था। तो श्रीलंका ने सबसे पहला गलती किया कि उन्होंने मेजोरिटी रूल को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने जो सिन्हाला की सुपरमेसी थी उसके लिए ही सारा काम करना शुरू कर दिया, तमिल के लोगों के लिए कुछ ध्यान दिया ही नहीं। लेकिन बेल्जियम इस बात को पहले ही समझ चुका था, और उन्होंने अपने कल्चरल डाइवर्सिटीज के लिए बहुत ही अच्छा दिमाग लगा के सबको बराबर का अधिकार देके इस डाइवर्स कल्चर को एकोमोडेट किया। इन्होंने प्रीफर किया किसको, मतलब उनका जो भी पॉलिसी बनता था सिन्हाला के लिए बनता था, पर बेल्जियम में क्या हुआ, उन्होंने सबके लिए ऐसा काम किया, डच के लिए भी, फ्रेंच के लिए भी और जर्मन के लिए भी। यहाँ पे कोई कम्युनिटी गवर्नमेंट नहीं था, श्रीलंका में कोई था नहीं ना था, लेकिन बेल्जियम में क्या था, कम्युनिटी गवर्नमेंट था जो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए काम करेगी। श्रीलंका में तमिल्स के बीच में एक हीन भावना था, लेकिन बेल्जियम में ऐसा किसी भी के बीच में ऐसा कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी, क्योंकि सबके लिए सरकार ने बराबर का काम किया था। ठीक है, तो इस तरह से टेबुलर फॉर्म में मैंने इसको बता दिया है ताकि आप इसका अंतर कभी पूछा जाए, कोई आपसे पूछे भी तो आप बता सकते हैं, एक आपको समरी के तौर पे काम करेगा। और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पावर शेयरिंग का भी मैंने टेबुलर फॉर्म में बता दिया। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये चैप्टर खत्म हो गया पावर शेयरिंग का। जितना भी क्वेश्चन संभव क्वेश्चन था
वो मैंने बता दिया है। अब आपको इस चैप्टर को कहीं से कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, इतना नोट्स को आप बना के पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए यूज़फुल हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको दोनों लेक्चर समझ में आया होगा। यदि आप, मैं फिर से बता रहा हूँ, पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह का जो भी वीडियो मैं डालूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होगा वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।